अगर हम बात करें किसी भी परीक्षाओं को लेकर के, चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड की हो, या फिर कोई कंपटीशन परीक्षा हो, कोई भी परीक्षाएं हो, परीक्षा के समय हमें तैयारी करने का क्या मकसद होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कोचिंग जाना बंद कर देते हैं, और वह सिर्फ अब तो सेल्फ स्टडी जो करने के लिए लाइब्रेरी आ गया है, खासतौर से बच्चे वहां जाना शुरू कर दिए हैं, या तो फिर घर में बैठ करके पढ़ते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या आप अपने परीक्षा की तैयारी सही से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। बस ये कहा जाता है कि विद्यार्थी पढ़ रहा है, और जबकि उसका अध्यापक पहले से जानता है कि हम पढ़ाए हैं उसको, जो है कि 12 महीना वो कितना पढ़ा है और 4 दिन में क्या पढ़ लेगा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस पढ़ाई के दरमियान हमारे बीच में बाधाएं क्या आती हैं, उस बाधाओं पर हम बात करेंगे। अगर हम उस बाधाओं पर बात करें तो सीधी सीधी बात यह है कि हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात कर ले, अभी 22 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। जब आप यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात करेंगे, इसमें आप क्या पाएंगे, इसमें आपको मिलेगा कि जो हाई स्कूल के बच्चे होंगे, हाई स्कूल के बच्चों को 6 विषय पढ़ना होता है। कितने विषय? 6। आप सब जानते हैं 6 विषय पढ़ने होते हैं। और इंटर के क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 होते हैं। और जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना शुरू कर देंगे तो आपका 3 विषय हो जाएगा, और जब एमए करेंगे तो आपका 1 विषय हो जाएगा, और जब पीएचडी करने जाएंगे तो 1 टॉपिक हो जाएगा। यानी कि यह बताया जाता है कि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे सिलेबस आपका छोटा हो जाता है। ऐसा लगता है ना, यहां हमारे बताने के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, आपके क्लासेस बढ़ेंगे, विषय तो आपको कम कर दिया जाएगा, लेकिन इसी में इतना तामाझामा जोड़ दिया जाता है, उस टाइम आपको लगेगा बल्कि हमारा कक्षा 6, 7, 8 सही था कि 8 विषय पढ़ते थे, भले आराम से छोटा छोटा कॉपी होता था पढ़ लेते थे। तो इस टाइम आपके सामने समस्या आ जाएगी। तो चलिए, यह तो रही बात कि इतना बेसिक बातें थी, लेकिन हम परीक्षा पर कैसे बात करें, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए, इस हिसाब से बात करने का सबसे मोटा तौर है कक्षा 10 की बात करते हैं। जब हम कक्षा 10 की बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में जो आपका विषय है, यूपी बोर्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है हमारे हिसाब से, या फिर बोर्ड के हिसाब से, यह माना जाता है कि हिंदी विषय सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं भाई हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में पास होना आपको अनिवार्य ही है। तो यह जान लीजिए कि परीक्षा थोड़ा सा भी टफ नहीं है, बस हमारे दिमाग में एक प्रकार से यह बैठा दिया गया है कि परीक्षा बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ कैसे है परीक्षा? टफ तो वह चीज नहीं है कि कोई चलते हुए रोड पे अगर मोबाइल नंबर बोल दिया तो नंबर याद हो जाता है। तो परीक्षा कैसे टफ हो गया? परीक्षा में वही लिखना है जो हमारे बाप दादा लिखते चले आए हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। एक सिंपल बना है, जैसे आप मान लो कि अगर किसी का भी जीवन परिचय याद कर लिए, किसका जीवन परिचय, तो आपको जीवन परिचय में किसका याद करना होगा? आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं हाई स्कूल वाले, तो आप बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पहला, दूसरा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका याद कर लीजिए, और मुंशी प्रेमचंद का याद कर लीजिए। है मुंशी प्रेमचंद का आप में, इंटर वाले आप में है ना, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लेंगे हाई स्कूल वाले। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है इंटर में, इंटर में हाई स्कूल में, इंटर में ना। तो यह चीजें पूछता है आपको, यानी कि जीवन परिचय आपको सेलेक्ट है, और जीवन परिचय 2 लोगों का याद करना है, एक लेखक का और एक कवि का। चलते हुए कथा के तरफ पढ़ लो जीवन परिचय, एकदम कथा बनाओ। जैसे कभी आप देखते हो, आप कोई भी मूवी देख लिए तो मूवी का एक एक थीम आपको बीच बीच का याद रहता है, रहता नहीं रहता है। जैसे अगर आपने मान लो 12th फेल मूवी देख लिया, तो 12th फेल में कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन श्रद्धा और मनोज
याद ही होंगे। ये बता देगा कि कब मनोज श्रद्धा आई लव यू बोला था, बात याद होगा। याद है ना, किस थीम में, किस एक्टिंग के बाद। लेकिन क्या तुम्हें यह चीज नहीं पता है कि जब तुम पढ़ने लगो तो यह पता करो कि इसके पिताजी की मौत कब हुई थी, यह बात याद हो जानी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ, यह चीज। जैसे सुनो, आप पढ़ते समय, आप अपने क्लास में जब आप पढ़ते हो तो आपके 10, 15, 20 दोस्त होते होंगे। माने सबसे एकदम फ्रेंडली नहीं होंगे आप, लेकिन 2-3 ऐसे होंगे जो एकदम क्लोज होंगे, और बाकी क्लास में सबका नाम याद होगा। याद होता है नहीं होता है? उसी प्रकार से अपने किताब में जितने भी लेखक हैं, जितने कवि हैं, उनको अपना दोस्त मान लो, उनका नाम याद करो। मान लो कि आप कबीर दास हो, कहो तो कबीर हमारा बड़ा पक्का दोस्त है। और कबीर इतना पक्का दोस्त है, उसका जन्म काशी में हुआ। कहां हुआ था जन्म? उसकी मृत्यु कहां हुआ था? मगहर में ना। तो यह चीजें आपको एकदम, कहो कबीर से दोस्त, बढ़िया दोस्त हमारा कोई है ये नहीं है, तो उसे क्या करो, उसे याद करते रहो, दिमाग में बैठाओ। तो कबीर याद हो जाएगा, कबीर से थोड़ा सा दोस्ती खत्म करते हैं। अब चलते हैं महादेवी वर्मा पर। तो महादेवी वर्मा की तरफ बढ़ो, तो बताओ कि महादेवी वर्मा के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आई कि 9 साल में उनकी शादी कर दी गई। ऐसे याद कर सकते हो ना, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में इस टाइम खुरापात चल रहा है, और जिस टाइम खुरापात चल रहा हो तो पढ़ाई को खुरापात बनाओ। अगर आप सीरियस होकर के पढ़ना शुरू किए, लो बस अब आज बैठेंगे, सुबह 7 बजे से संध्या 7 बजे उठब, चाहे मर जाए गांव भर तो हमसे ना मतलब। ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आप 10 मिनट पढ़ेंगे, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब आप उसको दोस्त बना लोगे तो फिर आपको आएगा नहीं। कैसे, क्यों नहीं आएगा? सबसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत टफ है, कहते हो ना, क्यों अंग्रेजी टफ है? अभी हम सेंट्रल आइडिया पूछ रहे थे इंटर वाले और हाई स्कूल वालों में, तो एक लाइन बता करके हाइड के जगह हैज बता रहे थे, इज के जगह वाज बता रहे थे। काहे इतना आप मेहनत कर रहे हो भैया सेंट्रल आइडिया याद करने में? सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब है कि कभी कविता में जो बात कहा है उसी को 2 लाइन में बता देना है, इतना ना कहना है। अब बताओ, पूरी कविता को पढ़ लो, हिंदी उसका निकाल लो, और फिर बाकी सेंट्रल आइडिया अपने मन से क्यों नहीं बना लेते हो? अरे जो बात कभी कहा है, कभी भी तो हमारे ही तरह था। अब हम लोग मालूम कहां हार जाते हैं, हम लोग रटना शुरू करते हैं, बस ये जय आवाज बस मिलाने लगते हैं। ए पोएट इज कॉल्ड, पता नहीं क्या क्या कह दिया, हम नहीं जानते हैं। जब आप उसकी भाषा याद करेंगे, भूलेंगे ही ना, तो आप किसकी भाषा याद करना है? अपना भाषा। 2 लाइन कवि का जोड़ो तो 4 लाइन महाकवि बनो तुम। दिक्कत क्या है? क्योंकि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में विद्यार्थी को फेल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कॉपी में उसका सिलेक्शन थोड़ी होना है, उसको पास करना है। और बोर्ड सभी को पास करेगा। बोर्ड क्या करेगा? सभी को पास करेगा। तो जब बोर्ड सभी को पास कर रहा है, बोर्ड वाला तो कहता है, एग्जामिनर कहता है बस कुछ लिखा हो चेक कर देंगे, हम नंबर दे देंगे, देकर चला गया। लेकिन वह तब आपको फेल करता है, वो भी फेल करते हुए रोता है कि हमारे भी देश में ऐसे विद्यार्थी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप परीक्षा के टाइम में आप उसमें नोट स्टेपलर मत कीजिए, आप उसमें अपने जीवन की कथा मत लिखिए कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं दिन भर मजदूरी करता था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया हूं, प्लीज सर पास कर दीजिए। ऐसी स्थिति में वो जान जाएगा कि बच्चा पूरी तरीके से लापरवाह है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि आप लिखिए, आप पढ़ करके जाइए, और वह बच्चा तो कभी नहीं फेल होगा जिन्होंने क्लास किया है बराबर। क्योंकि क्लास वाला बच्चा कुछ ना कुछ सुना होगा, जरूर सुना होगा। और अगर आप नहीं सुने हैं तो इसका मतलब कि आप शरीर से क्लास में थे लेकिन मन से रोड पर साइकिल के पीछे घूम रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आपको, आज 3 तारीख है और आपकी परीक्षा 22 तारीख से शुरू है, यानी कि आपके पास कितने दिन का समय है? 19 दिन का। और आपको पढ़ना कितनी विषय है? 6, 5, 6 और 5 पढ़ने हैं। एक विषय को पढ़ने में 2 दिन अगर लगाओगे
तो फिर भी तो 10 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप 8 घंटे कायदे से अगर आप अपना दे दिए, तो एक दिन में अगर आप 8 घंटे दिए तो 2 दिन में कितना घंटा हो जाएगा आपका? 16 घंटा। 16 घंटे में एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। अब पूछो क्या पढ़े 16 घंटा में? 16 घंटा में आपको किताब थोड़ी पढ़ देना है पूरा। जिस किताब को साल भर में कंप्लीट नहीं किया जा सका, उसे आप 16 घंटा में थोड़ी कंप्लीट कर लोगे। लेकिन उसमें आप पॉइंटेड कीजिए कि यह हेडिंग है, इस हेडिंग को मुझे पढ़ना है, हेडिंग देखिए और तुरंत उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करना शुरू करिए, यह बात क्या कह रहा है। जैसे अगर आप हाई स्कूल में हैं और आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, और सामाजिक विज्ञान में जब बात किया कि मान लो उसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक, अगर कहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, अब आप पूरी किताब लगोगे पढ़ने तो तुम्हें उसमें तो सभी आ जाएंगे। आपको उसमें इटली को पढ़ना होगा, फ्रांस को पढ़ना होगा, जर्मनी को पढ़ना होगा, दुनिया भर को ही पढ़ना है। आप क्या वो कर रहे हो? आप सिर्फ 2 शब्द लो, एक यूरोप, दूसरा राष्ट्रवाद। अब ये अपने दिमाग में मंथन करो कि यूरोप के हम किस देश के अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपको अपने घर से या अपने गांव के अगल बगल 2-4 गांव का नाम याद है कि नहीं? तो आप मान लो फ्रांस हमारा गांव है और फ्रांस से लगे हुए जो 2-4 देश हैं वो हमारे पड़ोसी गांव हैं, तो आपको याद कैसे नहीं होगा? लेकिन आप नहीं पढ़ते हो। मेहनत दिन रात चाहे जितना कर दो, लेकिन अपने आप को सफल कर लो। अगर आप अपने आप को सफल नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अपने माता पिता का और खुद का जो है कि देखो, 2 चीज, व्यक्ति 2 चीज को नहीं समझ पाता है, एक अपने स्वास्थ्य को, दूसरे अपने समय को। क्योंकि अगर यह 2 चीज किसी ने समझ लिया, जीवन में वह सफल हो ही नहीं सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि आज चलो पार्टी किया जाता है, बट्टी चोखा लगा ली जाए, मान लो आप गांव में हो, कहे बट्टी चोखा लगा ली जाए, तो आप कहोगे यार क्या क्या देना होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कहेगा कुछ मत दो यार, तुम खाली बस रहो, हम सब ला रहे अपने घर से। तो आप सोचोगे हाँ यार हमारा लगता है कहा हो, कुल तो करा था आज, खा 2 भौरी बढ़ाई थी, ये चीज आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जा रहा है। वह क्या है? वह है समय। क्या है? समय। समय उससे पूछो कि जो एक एक मिनट में लाखों लाख रुपया कमा रहा है। कभी तो अंबानी के यहां जाओ, अंबानी छोड़ो बहुत बड़ा आदमी है, तुम अपने जिले के जिलाधिकारी के यहां चले जाओ और कहो सर आज हमारे यहां तेरही है, आइएगा, आप बस 1 घंटा बैठ जाइएगा। कहेगा दिमाग खराब हो गया है इनका। पहली बात तो हमारे पास समय ही नहीं है। ये बताओ हम तुम्हारा सहयोग क्या कर सकते हैं? अगर आप बहुत पहुंचे हो, नेता मंत्री विधायक हो, चचा आपके विधायक हैं, बड़े पापा आपके सांसद हैं, तो उस स्थिति में जिलाधिकारी महोदय आएंगे, 5 मिनट होगा, उधर 5 मिनट आपके यहां बैठ करके आप उनके सामने पानी रखे रहोगे, पानी उठाते हुए भी उनका फोन चलता रहेगा, वो अपने किसी न किसी काम को डील करते रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में सोचो कि समय कितना महत्वपूर्ण है, और विद्यार्थियों के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तब क्या होगा आपको? फिर आप सफलता के दरवाजे को खोलने की बात छोड़ो, आप देख भी नहीं सकते हो। और जब आप देख नहीं सकते हो तो इस स्थिति में क्या होगी आपकी? आप रोड पर जैसे ठेला वाला चलता है, रिक्शा वाला जाता है, उसी प्रकार आप क्या करोगे? रोड पे चलते रहोगे और आप कहोगे आई एम ग्रेजुएट 2022 में, कहोगे हम 2022 में ग्रेजुएट हैं, अपने कॉलेज का सबसे टॉपर विद्यार्थी था मैं, हमारे सामने कोई बोलता नहीं था। तो आप ऐसे कहोगे, कहेंगे आप इस टाइम क्या कर रहे हो? कहोगे किस्मत साथ नहीं दिया, नहीं तो हम तो कुछ बन ही गए होते। या तो किस्मत को दोष दोगे, या तो कहोगे माँ बाप अच्छे नहीं थे, दिल्ली भेजबे नहीं की तैयारी करने के लिए।
नहीं तो हम इतने टॉपर थे ना कि जो हम जाते थे तो प्रिंसिपल कुर्सी छोड़ कर जाता था। मैंने भौकाल बनाने में, किसको भौकाल बनाओगे 2047 में, कहोगे 2022 में हम टॉपर थे, टीडी कॉलेज से हम ग्रेजुएशन किए थे, वहां के प्रिंसिपल जो आते थे तो हमसे पहले सलाम करते थे। ऐसी स्थिति में आप बतियाओगे, इस बात का कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। इसका मतलब आज आपके पास समय है और इस स्थिति में अगर आप नहीं पढ़ लेते हो तो फिर आप मालूम है क्या कर रहे हो? आप अपने भविष्य पर एक गर्म पानी डालने का काम कर रहे हो। अगर किसी हरे पेड़ में गर्म पानी डाला जाए प्रतिदिन तो पेड़ तुरंत नहीं सूखता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक दिन हरा पेड़ एकदम सूख जाता है। उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हो? अपने बुनियाद में, अपने भविष्य की बुनियाद में, अपने भविष्य के जड़ में एक प्रकार से आप गर्म पानी देने का काम कर रहे हो। अगर आप एक एक विषय को, कितने विषय हैं आपके? 5-6 विषय हैं। 6 विषय को अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे मान लो टोटल चैप्टर कितने होंगे, किसी एक विषय का बताओ, साइंस का बता दो, टोटल चैप्टर कितने होंगे? 4 चैप्टर केमिस्ट्री में होगा, 4 चैप्टर बायोलॉजी में होगा। मैं कह रहा हूं टोटल चैप्टर मिला करके आपके 15-16 होंगे। ठीक, कितने चैप्टर होंगे? 15-16। और आप अगर चैप्टर बाइज चैप्टर एक दिन पढ़ते चलिए, एक चैप्टर, उसका महत्वपूर्ण हेडिंग आप किसी रफ में लिख लीजिए और रफ में लिख करके किताब फेंकिए कोने में और जाइए अपने आप घर के किसी कोने में बैठ जाइए जहां पर चींटी की भी रेंगने की आवाज ना पता चले। वहां पर आप अपने घर में बैठ जाइए और उस टॉपिक पर अपने दिमाग से लिखिए। आपका 2 काम हो जाएगा। पहला, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का, और दूसरा, आप जितने चीजें पुराने पढ़े थे उतना रिवाइज हो जाएगा। अक्सर विद्यार्थियों के साथ क्या होता है कि वह किताब जब खोलता है या क्लासरूम में बैठा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ गया, यह चीज मैं जान गया हूं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में जाता है उसका माइंड चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब वो एग्जाम हॉल में प्रवेश कर रहा था तो उसके जेब और पर्स की तलाशी के साथ साथ उसके दिमाग की भी तलाशी ली गई और जो भरा हुआ था उसको रखवा दिया गया, केवल अंदर लेकर के नहीं जाना है। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में आपको अपने दिमाग को चुरा कर ले जाना है। जब एग्जामिनर कहे चेक कराओ तो शरीर चेक करा देना, लेकिन दिमाग के पास वाला ताला मत खोलना। और हां, एक गलती ये भी मत करना, क्योंकि जब हाई स्कूल या इंटर में जब सेंटर चला जाता है, अक्सर बहुत स्कूलों में सेंटर नहीं जाते हैं, लेकिन जब सेंटर चला जाता है तो वहां पर कुछ अलग जगह के बच्चे आ जाते हैं। खासतौर से लड़के, बात सुने, क्या होता है जब चले जाते हैं तो अगर लड़कियां का सेंटर आ जाता है तो वहां पर एक सिस्टम है, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, इधर पूरे बेंच पर लड़कियां बैठेंगी तो इधर पूरे बेंच पर लड़के। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। जो सेटिंग प्लान बनता है वहां ये थोड़ी बताया जाता कि लड़का है लड़की है, ऐसा नहीं। रोल नंबर वाइज बैठा दिया जाता है और यहां पर लड़की बैठ सकती है, यहां पर लड़का। तो आपका ध्यान अपने कॉपी पर होना चाहिए, तिरछी नजर वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह आपको नुकसान कर जाएगा। क्योंकि आज बहुत तेज प्रचलन चल रहा है और लड़कियां भी ये बात ध्यान देंगी कि अगर उनका है परीक्षा तो कौन क्या कर रहा है वो आपको नहीं देखना है, आपको यह देखना कि हमारा परीक्षा है। खासतौर से इस मामले में लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। वो इतने चालाक होती हैं कि वह अपने काम के समय अगर भगवान भी आ जाएं तो उनसे कहेंगे प्लीज 1 मिनट, अभी हम बात करते हैं आपसे। वो ऐसी बात करेंगे कि भगवान भी कहेगा रुको, बैठो, अपना काम कर लेने दो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सतर्क रहिएगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह परीक्षा आज से 19 दिन है, लेकिन 19 दिन आप अपने सोशल मीडिया को, सभी रास्ते को बंद कर दो, आज ही बंद कर दो, और बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों से बात करो। और सबसे ज्यादा जरूरी है तो आप आधा 1 घंटा सुबह में उठ करके टहल लीजिए, और सुबह में उठ करके टहल लीजिए। अगर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इस समय, आप लेट करके पढ़ते हैं। आप जाएंगे, कायदे से लगा लेंगे सोफा
उस पे एक पैर पे पैर चढ़ा करके तब आप पढ़ना शुरू करोगे। 2 लाइन पढ़े, तीसरे लाइन में पता लगाया आपको कि ऐसा है, अब वही तो 7 बज रहा है, 1 घंटा सो काहे नहीं ले रहे हैं, 8 बजे पढ़ना शुरू करेंगे। अब 1 घंटा सोने में पता लगा कि सुबह वाला 7 बज गया, पता अरे यार 12 घंटा कैसे हो गया, आज गलती हो गई, लेकिन एक कल गलती हम नहीं करेंगे, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। तो यह मत करिए। और आप अपने दिमाग पर टेंशन भी मत लीजिए कि मुझे पास होना है, पास तो करेगा ही, फेल कौन कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है फेल हो जाओगे तुम? फेल नहीं हो पाओगे, लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको अपने चीज को सही से समझना होगा। आप समझ नहीं पाओगे तब कैसे क्या करोगे? इसलिए आज से ही, अभी से ही अलर्ट हो जाओ, और इतना अलर्ट रहो कि अगर आपके पास कोई भी आकर के आपसे कहे कि आज चलो चौराहे पर हमारा बर्थडे है, दोस्त का बर्थडे है, या फिर आज कोई और प्रोग्राम है, तो कहना हम मिलेंगे आपसे अच्छे से, जो खर्च आज आप करें वही खर्च हम करेंगे, लेकिन परीक्षा बाद। आप जितना ही लोगों से दूर रहोगे, आपके दिमाग में उतना ही नकारात्मक बातें नहीं आएंगी। परीक्षा पर आज चर्चा वह भी व्यक्ति कर रहा है जो खुदे कभी परीक्षा नहीं दिया है। तो ऐसे समय में आप सबसे मोटिवेशन लेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप खुद से मोटिवेट रहिए। हमारे ही देश का कोई महान व्यक्ति कहा कि मुझे बिस्तर पर जाते ही 30 सेकंड में नींद आ जाती है, और मैं वह प्रयास करते करते मैं खुद, अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा बिस्तर पर, कितना भी कम अगर वो जल्दी सोने वाला होगा, 5 मिनट तो लग ही जाता होगा उसको सोने में। अब पता नहीं वो कोई मशीन लगाकर जाता होगा, 30 सेकंड बाद बंद कर देता है। इंसान है कि इंजन? कोई इलेक्ट्रिक मशीन होगा, स्विच ऑफ कर दिया, 30 सेकंड बंद हो गया, फिर सुबह ऑन कर लेता होगा। यानी कि 30 सेकंड में नींद आने वाली नहीं है। ऐसे भ्रामक बातें सुन करके तुम लोग भ्रम में मत आ जाना। पता लगा 30 सेकंड में नींदें नहीं आई, तो सुबह तुम चले गए डॉक्टर के, सर मुझे नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में बच करके रहना। 30 सेकंड में नींद नहीं आएगा, 3 मिनट में आ सकता है, 30 मिनट में आ सकता है। नींद आनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए। अब यह नहीं है कि 30 सेकंड में नींद आ जाए। तो सीधी सीधी बात यह है, आप अपने परीक्षा को, आपका जो 18 दिन है, इस 18 दिन को इतने वीआईपी ढंग से लगाओ। इतने देखो, गरीब कौन है? गरीब कौन है जो अपने माइंड को सही से सेट नहीं कर पाता है, पुरानी बातों पर रोता है, हमेशा बीती हुई बात सोचता है, और जो समय का रोवन रोता है कि मेरा समय खराब है, जो हमेशा किस्मत की बात करता है, वही व्यक्ति गरीब रहता है। और अमीर कौन होता है? जो बीती हुई बात को तुरंत भूल करके नया प्लान तैयार कर देता है, वही अमीर हो जाता है। जो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। गरीब 2 जिंदगी जीता है, एक बीती हुई, एक आने वाला। वर्तमान का उसको चिंता नहीं है। वहां लड़का बीमार हो, डॉक्टर कहा तो खून चाहिए, अब कहा भविष्य में हम बहुत बड़ा खून का, ब्लड ग्रुप का जो बैंक खोलेंगे और सबको खून बांटेंगे। अरे ससुर, पहले अपने लड़का का तो दे ला, तो लड़का जिंदा हो जाए। इसलिए हमको भविष्य जो होगा देखा जाएगा। अब्दुल कलाम सर ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, श्योरली योर हैबिट कैन चेंज योर फ्यूचर। माने आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और आपकी आदत आपका भविष्य जरूर बदल देगा। अब पता लगा 12 बजे तक तुम सोए हो बिस्तर पर और सपना देख रहे हो कि अंबानी के बाद हमारा ही लिस्ट भारत सबसे अमीर होने का है। अरे ससुर, अंबानी तो उठा है 12 घंटा पहले, और तू अभी उठ करके कह रहे हो कि अंबानी के बाद हमारा लिस्ट आने वाला है। इसमें क्या करोगे? इसमें आपको यह देखना है कि मुझे अंबानी को नहीं देखना है, मुझे देखना है कि हम अपने वर्तमान स्थिति से कैसे आगे जा सकते हैं। दिमाग बड़ा करो। जैसे अगर तुम कभी कहते होगे अपने माँ बाप से, मुझे इंजीनियर बनना है, तो घर में अगल बगल और कोई होता, ला
A+B का होल स्क्वायर आ ही नहीं रहा है और कह रहा इंजीनियर बनेंगे। लो, यही होता है कि गरीबों के परिवार में उनके माइंड को दबाया जाता है, उनके विचारों को दबाया जाता है। जब बच्चा कहे हम इंजीनियर बनेंगे, कहना चाहिए हाँ बहुत बढ़िया। कौन इंजीनियर बनोगे? अमेरिका में, जापान में? तो वो बताएगा विदेश में। कहा ना ना ना, यही हम बनना वैज्ञानिक, यही बनना इंजीनियर, कलाम जैसा काम करना तुम। तो हमें अपने से गरीब बहुत से इंजीनियर ऐसे हुए, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हुए, बहुत से ISPCS ऐसे जो गरीब परिवार से आए। तो हमारे परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही दिशा में उनको मोटिवेट करें, लेकिन नहीं करेंगे। अगर लड़का कह देगा कि हम वकील बनेंगे, तो कहेंगे ससुर नहीं तो 302 बाप मरा था अपना वकील बनी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? इस स्थिति में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना है, और अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज कर दिए तो आपको सफल बनने में कोई रोक नहीं सकता है। सफल व्यक्ति का लक्षण पढ़ो आप कि सफल व्यक्ति कैसे बनता है। आप क्या करते हैं? आपको सफलता से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कैसे परीक्षा पास हो जाते, 12 वाले सोच रहे परीक्षा पास हो जाते तो कतो बढ़िया ब्याह हो जाएगा। हाई स्कूल वाले सोच रहे हैं कैसे परीक्षा पास हो जाते हाई स्कूल तो 11 में नाम लिखा जाएगा। अरे परीक्षा एक किताबी मार्कशीट से तुम क्यों परेशान हो? यह जो मार्कशीट है यह तुम्हारे जीवन का बस जितना आपने शिक्षा में जो धन व्यय किया है इसी का एक परमानेंट रसीद है। आपने पढ़ाई के समय जितना पैसा खर्च किया है उसी का परमानेंट रसीद है। और बाकी परीक्षाएं तो आपके जीवन में प्रत्येक घड़ी होता है, उस परीक्षा से आपको पास होना है। अब पता लगा कि इसी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई ही बच्चा फेल हो गया हाई स्कूल इंटर, और तब तक वो बहुत बड़ा हैकर बन गया, गूगल कंपनियों को हैक कर लिया। और जब वो गूगल कंपनी को हैक कर लेगा गूगल घबरा जाएगा, कहेगा इतना बड़ा हैकर हमारे यहाँ, रातों रात उसको अरबों में खरीद ले जाएगा। अब ले जाएगा तो यही जो हाई स्कूल इंटर पास होकर के जाएंगे इंजीनियर बनने, वैज्ञानिक बनेंगे, तो वो उसी के कंपनी में जाकर काम करेंगे तो कहेंगे यार तुम फेल हो गए थे ना, कागज बैठा निकाल दे नौकरी में तुरंत तो है। तो यह स्थिति न आने पाए, क्योंकि परीक्षा का मतलब होता है कि हमें प्रत्येक पल किसी चीज को सतर्क हो जाना। परीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पल हर चीज से सतर्क रहना, यह होता है सतर्क होना। लेकिन आज स्कूली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के अंदर एक प्रकार का ऐसा माइंडसेट बना दिया है कि आप देख रहे हैं हाल ही में 10 दिन के अंदर में कोटा शहर में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया 10 दिन के अंदर में। अब सोचो कि काहे वो आत्महत्या करें, इस बात को सोचा जा रहा है। और सरकार हमारा महान है, हम धन दे रहे सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। वो सरकार ने कहा कि 16 साल से कम उम्र बच्चों की कोचिंग बंद कर दी जाए। सही बात है, कोचिंग बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कोचिंग वाले क्या करते? तुम मर जाओ। कोचिंग वाले बर्डन थोड़ी बनाते हैं। कोचिंग वालों की ही देन है कि आज जो शिक्षा का लेवल भारत में बढ़ रहा है उसी कारण बढ़ रहा है। स्कूल, सरकारी स्कूल पढ़ा कहां रहे हैं? पा रहे 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह नहीं पढ़ा रहे हैं। और उसके 2 कारण है पढ़ाने का। मैं टीचर को गलत नहीं बनाऊंगा, उसमें गार्जियन भी गलत है। गार्जियन कहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आप कॉन्वेंट स्कूल में जब आप 3,000 फीस दे रहे हो तो आप वहां जाकर के कह रहे हो कि हमारे बच्चों को यह चीज नहीं आया, लेकिन आपको नहीं पता सरकारी इनको 80,000 दे रहा है, इनसे जाकर कहो मेरे बच्चों को यह चीज नहीं आया, मैं डियास में आपके खिलाफ जो है कि नोटिस दे देंगे। आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हो? तो इसलिए सरकार ने जो भी नियम बनाया है वो सरकार पढ़ी नहीं है कि सरकार समझ नहीं पा रही है, वो सरकार समझे, आई डोंट नो। बट हम यह कह सकते हैं यह सरकार जो भी नियम बना रहा है वह तर्कविहीन नियम है। तो ऐसे में आप अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। बच्चा 16 साल के नीचे कोचिंग नहीं करेगा, स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, अभिभावक के पास समय नहीं है। अभिभावक के पास उतना समय नहीं है। जो बड़े बड़े अभिभावक हैं उनके पास समय थोड़ी को अपने बच्चों को बैठा करके कहेंगे बच्चा ये देखो ये पढ़ो, ये हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य में बाबर आया, इब्राहिम लोधी को मार दिया,
और इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना, वो थोड़ी बताएगा। वो कहेगा ऐसा है, अगर 500% हमसे 700 ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को सही से पढ़ा दो। तो यह चीजें हैं। तो इस समय इसलिए आप लोग परीक्षाओं से हताश और निराश नहीं होइए। आप एक धैर्य के साथ, जैसा चुनाव प्रचार में देखते हो नेताओं को, हार रहा है नेता, लेकिन क्या कहता है, आप लोगों को पता है क्षेत्र में हमारा माहौल है, भौकाल बनाओ पूरे क्षेत्र में, बताओ। जब कोई रिश्तेदार पूछे कि भैया तैयारी कैसे चल रही, अब क्या बताएं कि देखो 100 में से 105 नंबर न दे एग्जामिनर, इतना पढ़ रहे हैं। तो वो कहेंगे अरे इतना मत पढ़ो, दिमाग पे जोर जाएगा। तब जब बाद में जब रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए और नंबर कम हो, तो अभी जब वो रिश्तेदार पूछेंगे नंबर क्यों कम आया, दिमाग खराब कर रहे हैं आप। जब पढ़ रहे थे तो आप कहे कि कम पढ़ो, और जब कम पढ़ने के तो कहे नंबर क्यों कम आ गया। यानी कि आप ऐसे जाल बिछाइए कि वह कभी आपको कहने के लायक न बचे, ऐसी स्थिति आप बनाइए। तो लेकिन आप लोग क्या करते हो, डर जाते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले रहा है कि आप कैसा पढ़ रहे हो, तो बिल्ली मुंह बना रहे हो, जैसे लग रहा है कि आप चोरी करके आए हो। ऐसा होता है ना। कोई पूछे आपसे कितना पढ़े आप, कह दीजिए कि जो सिलेबस में है उसे मैंने पढ़ लिया है, जो परीक्षा में आएगा लिख करके आएंगे। अब आपसे क्या बताएं हम क्या पढ़े हैं, आप पेपर सेट किए हैं क्या, हमको बताइए क्या आप प्रश्न दिए हैं, बता दें उत्तर आपको। इस टाइम आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए ना। हारने वाला प्रत्याशी भी कहता है कि हमारे पक्ष में इतना वोट आया था और मैं हारने वाला प्रत्याशी नहीं था, वो तो हमारे साथ बेईमानी लोगों ने कर दिया, हम तब हार गए। वैसे आप भी कहा करिए, जब आपके रिजल्ट में कुछ दिक्कतें आएंगी, वैसे रिजल्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ जाए तो कहिएगा हमारी थोड़ी गलती है, एग्जामिनर चेक करते करते लास्ट में हमारी कॉपी पाया होगा, थक गया था, दे दिया नंबर, हम पास हो गए, आगे देखिएगा क्या करेंगे हम। तो हमेशा कहाँ की बात करो, आगे की। डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि डिमोटिवेट होने वाला व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। आप एक अच्छा इंसान बनिए, परीक्षा का क्या लेना देना है। आप अपने ही गांव मोहल्लों में देखेंगे 100 में से 98 नंबर पाने वाला जो है कि ऐसे कई लोग होंगे जो आज भी जा करके किसी चौक चौराहे पर दिन भर मजदूरी के लिए काम का इंतजार करते होंगे। ऐसे कितने होंगे आपके ही गांव में, आपके अगल बगल ITI किए होंगे, BA किए होंगे। ऐसे कितने होंगे कि जो आपके ही क्षेत्र में बहुत से ऐसे होंगे जो MA किए होंगे। हमसे एक आदमी मिला था, कहा मास्टर साहब हम डबल MA हैं मनोविज्ञान से। हम कहे आज क्या करत है, कहे ऑटो रिक्शा चलावत है। हम कहे बहुत सही। तो ये चीजें क्या है कि ऐसे समय में आपको अपने आप को यह समझना है कि आप